हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। तो ये वीडियो हमारा थियरी वाले पार्ट का जो मोस्ट ऑफ थियरी है वो यहीं पे ख़त्म होती है और इसके अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, यानी हर आगे आने वाली 3 वीडियोस में से 2 वीडियो में हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार चैनल को चेकआउट करें और अगर चैनल पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन और इसी के साथ हाउ टू डेवलप लॉजिक, यानी प्रोग्रामिंग के लिए लॉजिक कैसे डेवलप करना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन, यानी कि पाइथन के अंदर कितने टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो हमें ज़रूरी है स्टेटमेंट्स को समझना। स्टेटमेंट्स मैं आपको पीछे वाले वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है। स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन, यानी कि अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को एनी काइंड ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कोई लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो वो एक स्टेटमेंट होगा। भले आप 1 लाइन लिखे, चाहे 2 लाइन, चाहे 2000 लाइन, चाहे 2 करोड़ लाइन। हमारे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एम्प्टी स्टेटमेंट, दूसरा है सिंपल स्टेटमेंट, तीसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब चलिए एक एक करके इन्हें जान लेते हैं कि आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास एम्प्टी स्टेटमेंट। तो एम्प्टी स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो ये हमें कहता है कि सिंपल स्टेटमेंट विच डज नथिंग, यानी कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कुछ नहीं करता। तो इन पाइथन एन एम्प्टी स्टेटमेंट इज पास स्टेटमेंट। अब ये पास ये एक कीवर्ड है और हमें एम्प्टी स्टेटमेंट को जब भी यूज़ करना होता है तो हम ये पास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आपके दिमाग में यहाँ पर एक ख्याल आ रहा होगा, आना भी चाहिए, यदि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है विच डज नथिंग, जो कि कुछ नहीं करता, तो फिर हम इसे लिखते क्यों हैं, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। अगर हम इसे न लिखें तो भी तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम आगे बढ़ेंगे इस पास स्टेटमेंट का यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इसकी नीड को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस एम्प्टी स्टेटमेंट। ओके, तो इट इज़ यूज्ड व्हेन यू नो नीड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन वेयर अ स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी मान लीजिए आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है लेकिन वहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, तब पाइथन उस चीज़ की इजाज़त देगा नहीं, इसलिए वहाँ पर हमें इस एम्प्टी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इस पास स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि इट सिंपली ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द एंड पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि जब हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद से जो ये पास स्टेटमेंट है वो सीधे फर्स्ट से लेके एंड पॉइंट पे हमें ट्रांसफ़र कर देगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इन पास स्टेटमेंट्स का यूज़ हम करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर, जो कि है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट, एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर आप कोई भी एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल लाइन लिखते हैं तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक लाइन लिखी जो कि यूज़र से उसका नेम इनपुट लेता है तो वो भी एक सिंपल स्टेटमेंट होगा, और अगर आप उसे प्रिंट करते हैं अगली लाइन में तो वो भी एक सिंपल स्टेटमेंट होगा। तो ये दोनों लाइन मिलके 2 स्टेटमेंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, जो कि है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट, कि ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे जो कि एक ही साथ एज अ यूनिट एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिया, फिर एक स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट 1b लिखा, फिर दूसरा कीवर्ड लिया, स्टेटमेंट 2a, 2b, 2c। तो ये जो पूरा एक ग्रुप है, ओके, ये जो भी मैंने कोड लिखा है वो एक साथ एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो
इस पूरे कोड को मैं एक कंपाउंड स्टेटमेंट कह सकता हूँ। कंपाउंड मतलब जैसा कि होता ही है, कंपाउंड मतलब ग्रुप्स, सेम यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल की, यानी कि स्टेटमेंट के फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। उसके लिए पाइथन हमें 3 चीज़ें देता है। सबसे पहला है कि सीक्वेंस, फिर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फिर है लूप्स और इटरेटिव। तो सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करता है, और इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जो भी पाइथन कोड्स को एग्जीक्यूट करता है वो लाइन बाय लाइन करता है, तो यानी कि वो सीक्वेंशियली करता है। पाइथन जब तक फर्स्ट नहीं करेगा तब तक सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि पाइथन चीज़ों को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ता है लास्ट तक। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब मान लीजिए हमारे पास यस नो के ऑप्शन आ गए, तो हमने एक प्रोग्राम लिखा कि अगर यस है तो इधर जाना, नो है तो उधर जाना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस चीज़ को फॉलो करना, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो तुम ये कंडीशन फॉलो करना। तो हमारे पास ये सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं लूप्स की। तो कभी कभी हमें ऐसा टाइम आएगा कि हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना होगा, तो ये लूप्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल्स होते हैं। किसी भी चीज़ की रिपीटेशन को, यानी इटरेशन को, इटरेशन मतलब यहाँ पर रिपीटेशन होता है, तो किसी भी चीज़ के रिपीटेशन को ये लूप्स और इटरेटिव स्टेटमेंट अलाउ करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो उसके लिए हम लूप्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल्स की, यानी कि हम कैसे अपना जो प्रोग्राम लॉजिक है उसको डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या टूल्स दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, या फिर ऐसे भी होते हैं, ये रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें समझना जरूरी है सबसे पहले हाउ टू सॉल्व अ प्रोग्राम, यानी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि रीड एंड एनालाइज। सबसे पहले तो हमें उस प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को रीड करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा अपने माइंड में ही। दूसरा स्टेप है डिसाइड अबाउट बेसिक सब टास्क। फिर हमें उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें स्टार्ट करना होगा, यानी बेसिक चीज़ से जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ से लेकर हमें लास्ट तक जाना होगा, और फिर वो माइंड में ही सोचना है हमें कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और लास्ट में इन टास्क को ऑर्डर करना होगा। यानी कि अगर हम एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहें तो वो होगा थिंक ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स जैसे क्रिएट किए जाते हैं उस टाइप के बारे में हम सोचें। तो अब ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो एल्गोरिदम का डेफिनेशन हमें कहता है कि एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे, हम उसके लिए क्रिएट करेंगे एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और साथ ही ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सपोज मान लीजिए कि मुझे इस वीडियो को देखना है, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आपने इस वीडियो को कैसे देखा होगा, ये मैं एक रोबोट को सिखाना चाहता हूँ। रोबोट को ऐसे प्रोग्राम करूँगा कि जो फर्स्ट स्टेप होगा रोबोट क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में वो फ़ोन को उठाएगा, फिर सेकंड स्टेप में मोबाइल को अनलॉक करेगा, फिर थर्ड स्टेप में यूट्यूब ऐप को ओपन करेगा, फिर फोर्थ स्टेप में कोडिफाई मोहित सर्च करेगा, पांचवें स्टेप में वो इस वीडियो के थंबनेल को क्लिक करेगा, और छठवें स्टेप में वो इस वीडियो को देखेगा, और आखिर में इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो उसे वापस बंद कर देगा। तो ये जो स्टार्ट से एंड तक स्टेप बाय स्टेप, तो इस टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हाउ एल्गोरिदम्स आर मेड। वेल, एल्गोरिदम्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है फ्लो चार्ट, दूसरा है स्यूडो कोड, तीसरा है डिसीजन ट्री। तो अब चलिए एक एक करके जान लेते हैं इन्हें जल्दी से कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। सबसे पहला है हमारे पास फ्लो चार्ट्स।
तो फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी बेसिकली किसी एक एल्गोरिदम को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अ फ्लो चार्ट यूजेस डिफरेंट सिंबल्स टू शो डिफरेंट सब टास्क, यानी कि फ्लो चार्ट्स में डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट सब टास्क को दिखाने के लिए। जैसे कि जो सिंबल्स यूज्ड होते हैं उनमें है हमारे पास इधर पे सिंबल्स दिए गए हैं, इधर पे नेम है और इधर पे वो क्या काम करते हैं वो। जैसे कि अगर आपको प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करना है तो उसके लिए हम ये ओवल शेप यूज करते हैं, यानी दूसरे स्टेप को लिंक करने के लिए एरो यूज करते हैं, इनपुट या आउटपुट लेने के लिए ये पैरेललोग्राम यूज करते हैं, और हमें ये दिखाना है कि वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ये स्टेप पे प्रोसेस होगा, उसके लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। और डिसीजन क्रिएट करने के लिए या फिर डिसीजन बनाने के लिए हम ये डायमंड शेप यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल दूं मैं, तो स्टार्ट के लिए ओवल शेप यूज किया हमने, अगले स्टेप को लिंक किया एक एरो के साथ, और यहाँ पर एक प्रोग्राम क्या करता था, यहाँ पर इनपुट या आउटपुट लेगा। सेम हमने यहाँ पर रीड टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, टेम्प का मतलब टेम्परेचर है, हमने यहाँ पे इनपुट लिया टेम्परेचर, इसलिए हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज किया। अगले स्टेप को हमने लिंक किया डायमंड के साथ, यहाँ पे डायमंड इसलिए यूज किया क्योंकि अब यहाँ पे डिसीजन बन रहा है, तो यहाँ पे हमने दो डिसीजन क्रिएट किए, यस और नो, लेकिन हमारा कंडीशन कहता है कि ग्रेटर देन 32। अगर ग्रेटर देन 32 है तो यस की तरफ जाना, और अगर नहीं है तो नो की तरफ जाना। ओके, फिर हमने अगले यस की तरफ अगले स्टेप को लिंक किया और वहाँ पे लिखा है प्रिंट बिलो फ्रीजिंग, यानी अगर 32 से टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे प्रिंट करना बिलो फ्रीजिंग, और अगर नहीं है तो वहाँ पे प्रिंट करना अबव फ्रीजिंग। और फिर लास्ट में दोनों प्रोग्राम्स को लिंक करके, जो दोनों डिसीजंस को लिंक करके यहाँ पे एंड कर देना, और एंड के लिए भी हमने यहाँ पर ओवल शेप यूज किया है। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर, जो कि है स्यूडो कोड। तो अब स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड का डेफिनेशन कहता है कि स्यूडो कोड इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स टू डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ अ प्रोग्राम्स सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर हम शॉर्ट भाषा में समझें तो जैसे हम अपनी भाषा में नोट्स बनाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हिंदी और इंग्लिश करके जो हम नोट्स बनाते हैं, तो सेम हम बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को यूज करते हुए उस प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं यूज़र से दो नंबर्स को इनपुट लूँगा और उन दो नंबर्स को ऐड करके यूज़र के सामने उसे प्रिंट करूँगा, आउटपुट दूंगा। उसका स्यूडो कोड हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या होगा, स्टार्ट प्रोग्राम, फिर एंटर टू नंबर्स ए एंड बी, फिर उसके बाद ऐड द नंबर्स टुगेदर, फिर उसके बाद हमने किया प्रिंट सम, और फिर किया एंड प्रोग्राम। तो बेसिकली ये नोट्स टाइप की लैंग्वेज होती है स्यूडो कोड। ओके, अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की ओर, जो कि है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम को क्रिएट करने का मेथड है। इसका डेफिनेशन हमें ये कहता है कि अ डिसीजन ट्री इज अ डिसीजन सपोर्ट टूल दैट यूजेस अ ट्री लाइक मॉडल ऑफ डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये भी फ्लो चार्ट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक हायरार्की बन जाती है ट्री की तरह। ओके, यानी अगर फैमिली ट्री आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, सेम उसी टाइप पे यहाँ पे डिसीजन ट्री भी काम करता है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो मेन यूज है वो है एल्गोरिदम्स को क्रिएट करने में। जो दूसरा मेन यूज है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार के एल्गोस, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार के जो एल्गोरिदम्स बनते हैं वो मोस्ट ऑफ डिसीजन ट्री से ही बनाए जाते हैं। थर्ड यूज है हमारे पास AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ओके, तो डिसीजन ट्री बेसिकली इन जगहों पे यूज होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि मुझे एक कार खरीदनी है। उस कार खरीदने के लिए मैंने उसका कलर डिसाइड किया, जो कि था यहाँ पर रेड। उसका मैंने जो कलर डिसाइड किया वो है रेड। अब मैं यहाँ पे दो डिसीजन क्रिएट करूंगा, ये एक तो यस और एक नो, यानी रेड कलर की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर यस होती है तो फिर मैं वहाँ पे जाके मॉडल चेक करूँगा, और अगर मॉडल मुझे सही मिलता है तो मैं खरीद लूँगा, अगर नहीं मिलता
तो मैं उसका फिर माइलेज चेक करूँगा, और अगर माइलेज कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो मैं ख़रीद लूँगा, और अगर नहीं होती है तो मैं नहीं खरीदूँगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कलर इक्वल्स टू रेड नहीं मिलता, तब मैं वहाँ पे कलर इक्वल्स टू येलो के लिए चेक करूँगा, और अगर मुझे मिलता है तो मैं चेक करूँगा क्या वो फेरारी है, और अगर है तो मैं ख़रीद लूँगा, और अगर नहीं है तो नहीं खरीदूँगा, और अगर कलर येलो नहीं है तो भी मैं यहाँ पर नहीं खरीदूँगा। तो जो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जो फैमिली ट्री हमने बचपन में बनाई थी वो सेम यहाँ पर डिसीजन ट्री के नाम से जानी जाती है। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।